हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो हम पॉलिटी की करने जा रहे हैं। आगे की वीडियो हम करने जा रहे हैं जिसमें आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 मैं पहले पढ़ा चुका हूँ पहले वाली वीडियो में, और अब आर्टिकल 3 और 4 इस तरीके से हम संघ और उसके क्षेत्र को हम आज समाप्त कर देंगे। और जहाँ तक कोशिश होगी इस वीडियो में समाप्त कर देंगे, ताकि थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, पर यह है कि पूरा एक पैटर्न जो है 2 वीडियो में सिमट जाएगा। तो ठीक है, आगे हम शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 3 पढ़ना है हमें। तो आर्टिकल 3 में क्या बोला गया है, किसी भी राज्य का नाम, क्षेत्रफल और उसकी सीमा में बदलाव कैसे लाया जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात यही बोली गई है कि नए राज्यों का गठन कैसे होगा। तो भारत की विधि द्वारा, संसद द्वारा जो विधि बनाएगी उसके द्वारा होगा। पर हम देखते हैं इसके साथ साथ सिस्टम क्या है, कैसे, क्योंकि राज्य में करेंगे तो राज्यों का इंटरफेरेंस होना चाहिए, क्योंकि राज्यों की बात मानेंगे तभी केंद्र कुछ कर पाएगी। क्या देखते हैं, ऐसा कुछ है कि राज्यों के पास इस संदर्भ में कुछ शक्ति है, या फिर सारी सर्व शक्ति केंद्र के पास ही है। तो आज की वीडियो को हम देखते हैं कि किस पैटर्न पे इस चीज़ का काम होता है। तो ठीक है, पहला पॉइंट है कि मैंने पहले लिख के रख लिया क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो होती है तो फिर दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैंने लिख के रख लिया। समझाना मेरा काम है, बाकी लिखा हुआ मैं ऐसे तब भी लिखता, अभी भी ऐसे लिखूंगा। और आप ज़्यादा बेटर राइटिंग है और बढ़िया राइटिंग है तो और अच्छे साफ नजर आएगा, बड़ा बड़ा भी है। ठीक है, तो किसके द्वारा होगा, विधि द्वारा होगा। और पहली बात कि इसमें साधारण विधायी प्रक्रिया चलेगी, इसमें कोई विशेष बहुमत नहीं चाहिए होगी। किसी भी राज्य के नाम में, सीमा में, उसके बदलाव के लिए और नए राज्य के गठन के लिए आपको कोई विशेष बहुमत का प्रावधान नहीं चाहिए होगा, जो आर्टिकल 368 के तहत लगता है। कब लगता है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, संबंधित विधेयक सर्वप्रथम राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के पश्चात राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाता है, जहां तय समय सीमा में उसे अपनी राय देनी होती है। पहले राष्ट्रपति की, जब हमें मान लिया कि एक उत्तर प्रदेश में चेंज करना है, उसको हम 2 भागों में बांटना है, तो पहले हम क्या करेंगे, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाएगी, फिर उसको उस विधानमंडल में भेजा जाएगा जो यूपी की विधानमंडल होगी। यूपी की विधानमंडल कैसी है, 2 स्तरीय, विधान परिषद और विधानसभा। तो हर राज्य में दो स्तरीय नहीं है, इसलिए 2 सदनीय व्यवस्था नहीं है। यूपी में है और ऐसे और राज्य हैं उनमें है, उसमें वेस्ट बंगाल में। तो इन राज्यों में 2 सदनीय व्यवस्था है, और यूपी में तो उसमें कहाँ पूछा जाएगा, विधान परिषद और विधानसभा। तो देखते हैं कितना आगे बनता है। विधानमंडल दोनों को मिला के, ठीक है, विधान परिषद और इसको मिला के, दोनों को मिला के विधानमंडल। संसद को मिला के किसे लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं संसद, वैसे ही स्टेट टाइप में विधान सभा और विधान परिषद को मिला के कहते हैं विधानमंडल। ठीक है, तो विधानमंडल द्वारा प्रस्तुत राय संसद के लिए बाध्यकारी नहीं होती। ठीक है, उसने विधानमंडल के पास भेज दिया, उसके बाद उसे तय समय दिया था कि इतने समय में आपको उसकी बताना है कि आप इसकी क्या राय है, तो उस राय को वापस भेजना भी होता है संसद के पास। तो क्या होता है, जो विधानमंडल ने जो अपनी राय दी है वो संसद के लिए बाध्यकारी नहीं है, मतलब संसद माने ना माने वो उसके ऊपर खुद डिपेंड करता है। तीसरा, यदि तय समय सीमा में राज्य विधानमंडल अपनी राय नहीं भेजते तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपनी राय प्रस्तुत कर दी, अथवा उनकी राय भी वही है जो संसद की है। जैसे कि उनको 1 महीने का टाइम दिया और 1 महीने में उन्होंने राय अपनी प्रस्तुत नहीं की वापस संसद के पास, तो ऐसा माना जाएगा कि विधानमंडल ने अपनी राय दे दी है और राय भी वही है जो संसद चाहती थी, ऐसा मान लिया था। सोचो कितनी कम शक्ति है राज्यों के संदर्भ में, उनके नाम में, उनके क्षेत्रफल में, सीमा में चेंज करने के लिए। तो जो राज्य होते हैं उनके पास कम शक्ति है, सारी शक्ति केंद्र के पास है। उसके बाद इन औपचारिकता ही है, क्योंकि उनकी बात कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए औपचारिकता ही है। वो औपचारिकताओं की पूर्ति के पश्चात विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, किसी भी सदन में पेश किया जाए, लोकसभा हो या राज्यसभा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा कि इस विषय में कि नए राज्य के विभाजन, नए राज्य में उसका गठन के लिए, उसके नाम में, क्षेत्रफल में, उसकी सीमा में बदलाव के लिए राज्य सरकार के पास कोई शक्ति विशेष नहीं होती। सारी शक्ति निहित जो होती हैं वो केंद्र सरकार के पास ही होती हैं। तो अब आगे हम देखते हैं कि क्या इसका फॉर्मेशन है, आगे कैसे और होगा। ठीक है, तो आगे करते हैं कि 5वां पॉइंट क्या है। 5वां पॉइंट ये है कि एक बार इसे सदन में पेश करने के उपरांत, चाहे विधेयक में संसद द्वारा आप कितना भी व्यापक बदलाव क्यों ना किया जाए, दोबारा उस संबंध में संबंधित राज्य से कोई राय लेने की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब ये है कि जैसे कि वहाँ से आ गया, उन्होंने नहीं भी दी राय अपनी, तभी हम मान लेते हैं कि उन्होंने विधेयक पेश कर दिया है और वही राय है विधानमंडल की जो संसद की है। अगर एक बार संसद में विधेयक पेश कर दिया गया तो उस विधेयक पे कितना ही व्यापक आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। यहाँ जैसे कि हमें किसी राज्य को काटना है, मतलब 2 हिस्सों में बांटना है, तो 2 हिस्सों में बांटने का मतलब कि हमने उनको दिया होगा कि हमने
500 दो राज्य को मान लीजिए 2-2 किलोमीटर में बांटना है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 किलोमीटर बांटना है। बाद में हम जब हम अपनी संसद में पेश कर देंगे तो हमें राज्य से पूछने की जरूरत नहीं है, हम खुद अपने आप उसे 2-2 की ना करके 3-1 कर सकते हैं। 3 किलोमीटर इस हिस्से में, 1 किलोमीटर इस हिस्से में, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये पावर है संसद की। ठीक, विधेयक को दोनों सदनों के साधारण बहुमत से मैंने बताया था, दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत से पास किया जाएगा। ठीक, इस विधेयक के संदर्भ में संसद के दोनों सदन बराबर की शक्तियां रखते हैं। इनके पारित होने को लेकर संसद में गतिरोध, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों बराबर की शक्तियां रखते हैं। और अगर इनको पारित करने में कोई दिक्कत आती है, कोई गतिरोध उत्पन्न होता है, तो उसकी साझा बैठक होती है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा की एक साथ बैठक होती है, उसके लिए फिर उसमें आगे की बात की जाती है। और इस विधेयक में क्या, संदर्भ में राष्ट्रपति अपनी वीटो शक्ति इस्तेमाल कर सकता है। वीटो शक्ति क्या होती है कि विधेयक को कैसे थोड़ी देर तक स्थगित किया जाए, कैसे देर रोका जाए, वो मैं बताऊंगा वीटो शक्तियां कहाँ कहाँ हैं और कैसे कैसे। आगे वीटो शक्ति पढ़ेंगे तो इस कार्य पर इतना जान लीजिए, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति होती है कि कोई भी चीज़ को कैसे कितनी देर तक रोका जा सके, बस ये उसका रीजन है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद करते हैं कि आर्टिकल 3 के अंतर्गत पता लग गया होगा आपको कि किसी भी दूसरे राष्ट्र को नहीं दे सकते, किसी भी दूसरे राष्ट्र को अपने भूखंड, अपनी हिस्से का भूखंड नहीं दे सकते, पर दे सकते हैं। कैसे दिया है हमारी सरकार ने, वो किस तरीके से दिया है मैं बताता हूं। अब ये नोट में लिख लेना, अनुच्छेद 3 के तहत भारतीय संसद अपने भारत के किसी भी भूखंड को किसी दूसरे राष्ट्र को नहीं दे सकते हैं। ठीक, अब मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कर नहीं सकते आर्टिकल 3 के तहत, क्योंकि आर्टिकल 3 में साधारण बहुमत का इस्तेमाल होता है। पर ऐसा कर सकते हैं कि अपने किसी भी अपने देश के राष्ट्र को भूखंड को काट कर किसी दूसरे राष्ट्र को दिया जाए। तो वो कब किया जा सकता है, मैं इस ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, ऐसा तभी मुमकिन है जब अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारत का भूखंड किसी विदेशी राष्ट्र को दिया जाए। कहने का मतलब है आर्टिकल 3 के तहत आप नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें साधारण विधायिक प्रक्रिया लागू होती है, मतलब शायद साधारण बहुमत चाहिए होती है। पर आर्टिकल 368 के तहत संवैधानिक
संशोधन करके आप अपने राष्ट्र का कोई भी भूखंड जितना आपको चाहिए होगा तो और दूसरे राष्ट्र को दे सकते हैं। और ऐसा देश ने किया भी है। मैं आपको बताता हूँ कब कब, इसको आप लिख लीजिए, उसका मैं बताता हूँ कब। ठीक है, तो आगे करते हैं। 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, वो 368 के तहत जो किया गया था, बंगाल के वेरुखाड़ी क्षेत्र को हमने उस टाइम के जो पाकिस्तान था उसे दे दिया था। ठीक है, और 1960 में नेहरू जी का टाइम होगा, नेहरू जी का टाइम ही था उस टाइम पे, हाँ 1960 में दे दिया था। और उसके बाद अब वो जो चीज़ जगह है जो वेरुखाड़ी अपने क्षेत्र दिया था वो बांग्लादेश है। ठीक है, और 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में 2015 में मोदी जी की सरकार में, तब क्या हुआ था, भारत ने 111 अपने 111 अंतर क्षेत्रों को बांग्लादेश को दिया। ठीक है, और बांग्लादेश ने अपने 51 अंतर क्षेत्र को भारत को दिए या सौंपा, कुछ भी मान लो। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें सामरिक स्थिति हमें देखनी होती है कि किस क्षेत्र के लिए कौन सा हित है। तो उस देश के लिए वो हित में 111 जगह थी और हमारे लिए वो 51 थी। और थोड़ा हमें अपने कल्चर डिप्लोमेसी भी चलानी होती है कि हाँ हम पूरे साउथ एशिया में डोमिनेट करके रहें, तो इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें को त्याग भी करना पड़ता है। तो ऐसा इस टाइम पे 2015 में भी हुआ, 1960 में भी हुआ था। तो ठीक है, और किस बहुमत के आधार पर हुआ था? 368 के तहत हुआ था। ये साधारण बहुमत के तहत से नहीं हो सकता। इसलिए भारतीय संसद दूसरे राज्य को अपने भूखंड से क्षेत्र दे सकती है, पर विशेष बहुमत के आधार पर, यानी कि विशेष बहुमत नहीं, संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत। मतलब वो कैसे होगा? आर्टिकल 368 के अनुच्छेद के हिसाब से होगा। तो वो कैसे होगा? मैंने सारी बहुमतें पहले पढ़ा रखी हैं, कितनी सारी साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, जितनी मैंने बहुमतें हैं सारी पढ़ा रखी हैं। पहले वाली वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। और अभी हम लिंक करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आर्टिकल 4 की बात करते हैं। इतना सही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी कुछ किया जाएगा उसे महज विधि करार दिया जाएगा। विधि मतलब एक लॉ होता है जिसमें संविधान संशोधित करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आर्टिकल 2 और 3 में जो भी कहा जाएगा वो एक विधि है, मतलब कि आप जो भी ऐसा कर सकते हैं, किसी भी राज्य की सीमा बदलाव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बस आपको किसी राष्ट्र को देना पड़ेगा तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा 368 के तहत। और क्या बोला गया? अनुच्छेद 368 के तहत किया जाने वाला संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा। ये आर्टिकल 4 में कहा गया था। 368 के तहत जो भी जो संविधान संशोधन किया जाएगा, आर्टिकल 368 के तहत किया जाने वाला संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा। मतलब संविधान संशोधन इसको नहीं माना जाएगा। ये आर्टिकल 4 बोल रहा है, जो लोगों को राष्ट्र देने की बात करे। संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, पर आर्टिकल 368 के तहत ही जो प्रक्रिया होती है वो सारी अपनाई जाएगी। इतना याद रखना। ठीक है, संविधान संशोधन इसको नहीं माना जाएगा। आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें बनी, कैसे कैसे हुआ हमारे भारत में राज्यों का पुनर्गठन, उद्गम व विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो मैं इसको हटा के अब मैं करता हूँ भारत में तो मैं लिखता हूँ भारत में राज्यों का उद्गम विकास। ठीक है, ये हेडिंग जरूरी है और कैसे कैसे हमारे राज्य पुनर्गठन आयोग बने उनके बारे में पढ़ना है। ठीक, तो हमारे यहाँ क्या था, आज़ादी से पूर्व आर्टिकल 4 लिख लिया था ना। ठीक है, वो इसके पीछे करके वीडियो लिख लेना, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर राजनीतिक इकाई के रूप में देखा जाए
दो तरीके का बटा हुआ था। ब्रिटिश एक तो प्रिंसली स्टेट, इसे लिख देता हूँ मैं, उसका भी दिमाग में आ नहीं रहा। ब्रिटिश स्टेट्स मान लेते हैं, ब्रिटिश स्टेट्स जो ब्रिटिश के द्वारा चलती थी, ये हमारा हिसाब किताब था। इसे कहते हैं देसी रियासतें। ठीक, ब्रिटिश इंडिया ठीक है, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस, और हिंदी में कहेंगे इसे ब्रिटिश भारत संघ या प्रांत, जो भी कहो आप, प्रांत। ये राजनीतिक इकाइयाँ होती थी। ठीक है, इसको आप तब तक देख लो, मैं आगे बढ़ाता हूँ फिर। ठीक है, आगे करते हैं। अब ये हमें पता होना चाहिए, सॉरी एक मिनट, हाँ, भारतीय सीमा के अंतर्गत आने वाली रियासतों संख्या। देखो कुछ कुछ जगह तो 565 बोली जाती हैं ज़्यादातर, पर 552 जो तो समझा है, जाना है और जितना पढ़ा है, 552 की संख्या थी। ठीक, 552 में से 549 आसानी से भारत में विलय कर लिया, आसानी से। और सबसे पहले याद है ना, ये जानने वाली बात है, सबसे पहले किसने दी थी अपनी रियासत? गुजरात के भावनगर के राजा ने दी थी अपनी रियासत। ठीक है, गोहिल नाम था उनका, सरनेम गोहिल था। ठीक है, पहली राजपूत रियासत थी जो उन्होंने अपनी सबसे पहले भारत में उन्होंने दी थी, अपने भारत को विलय करने के लिए, अपनी रियासत को। ठीक है, और 3 जो थी, ये बहुत बड़े तुर्रम खाते, ये सोचते थे कि नहीं, इधर भी लोकतंत्र आ गया है, इधर पाकिस्तान बस रहा है, इधर हिंदुस्तान बस रहा है, हम बीच में इनके साथ हम अपनी रियासतें चला लेंगे, हम खुद राजतंत्र चला लेंगे अपना, इनका ये मानना था, दिमाग। ठीक है, तो 3 थी जो रियासत नहीं हुई। ठीक है, 3 जो हैं आसानी से नहीं विलय हुआ, आसानी से विलय नहीं हुआ इनका। भारत में विलय नहीं हुआ, कैसे? आसानी से हुआ, पर आसानी से नहीं हुआ। अब देखते हैं ये 3 कौन सी थी? जूनागढ़, ठीक, हैदराबाद, तीसरी JNK। ठीक, जूनागढ़ गुजरात के सौराष्ट्र में पड़ेगा। हैदराबाद उस टाइम पे बहुत बड़ा था, उसमें छत्तीसगढ़ का हिस्सा आता था, बंगाल का भी थोड़ा सा हिस्सा आता था, और मध्य महाराष्ट्र का भी हिस्सा आता था, तो बहुत बड़ा था हैदराबाद। और JNK तो पता ही आपको। ठीक है, मैं बताता हूँ इनका क्या क्या इतिहास रहा है, कैसे कैसे की गई है इनको। ठीक है, इतना आप तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं कैसे कैसे किसको भारत में विलय किया गया था। तो पहले लेते हैं हैदराबाद के निजाम को पुलिसिया कार्रवाई से विलय करवाया। ठीक,
जूनागढ़ में जनमत संग्रह, जनमत मतलब लोगों का संग्रह करवाया गया। यहाँ की डिप्लोमेसी क्या थी, जूनागढ़ में जो वहाँ का राजा था वो तो मुस्लिम था, पर बहुत संख्यक जो आबादी थी वहाँ की वो हिंदू थी। तो जाहिर बात है कि उन्हें पता है हमारे देश के प्रधानमंत्री को कि ये इसमें आई जाएगी, हिंदुस्तान में आई जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर हिंदू हैं। पर ये नहीं दिखाना चाहते तो मैंने भी ठोक पीट के अंदर कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। पुलिस का जैसे हैदराबाद वगैरह है वैसे इसे भी कर लेते, हैदराबाद वाला नहीं था, ठीक है, तो हम चाहते थे इसको भी कर लेते, पर दूसरे देशों में क्या मैसेज जाता, ये दिक्कत हो जाती। तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, जन्म संग्रह करा था। उन्हें पता कि जन्म संग्रह हो ही जाएगा। और तीसरा, इसकी कहानी बहुत लंबी है, JNK किसी दिन बताऊंगा कि कैसे विलय हुआ भारत में, तो उसको बताता हूँ। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा के ठीक है, इनका ऐसे करवाया गया। इसको बताऊंगा राजा हरि सिंह ने कैसे कैसे दिया, क्यों इतना ड्रामा किया, क्यों इतने लोगों को करा दिया, क्यों TOK बन गया, ये सारी बताऊंगा कि किसकी क्या लालसा थी, किसकी क्या कितनी एक तरीके से मान लिया कि स्वार्थ था, उसके हिसाब से क्यों हमारा इतना जम्मू कश्मीर का पार्ट चला गया। एक दिन वीडियो बनाऊंगा पर्सनल इसके लिए, यह बता रहा हूँ आपको, ये पक्की बात है, वीडियो बनेगी इसके लिए, ठीक है। तो अब आगे करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ऐसा था। फिर हम आते हैं दोबारा लौट के ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स से थी। तो उनमें क्या कहते हैं, उस टाइम पे अंग्रेजों ने 4 श्रेणियों में, जैसे कैटेगरी स्टेट से कहते हैं, श्रेणी राज्यों का गठन किया गया अंग्रेजों द्वारा। 4 श्रेणियों में बांट दिया गया देश को। श्रेणी A में 3 राज्य थे, श्रेणी B में 8 राज्य थे, श्रेणी C में 9 राज्य थे, और श्रेणी 1 में 1 राज्य था, अंडमान निकोबार। इनको जानने की जरूरत नहीं कितने कितने राज्य कहाँ थे। तो ये श्रेणी राज्य का गठन किया गया था। उसके बाद हमारा देश हो गया आज़ाद। फिर क्या हुआ, 1947 आया, हम लोग स्वतंत्र हो गए। फिर आगे बताते हैं क्या हुआ। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हो गया, वर्ष 1947 की बात करते हैं, ठीक। वर्ष 1947। अब जो हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तो ये कॉन्सेप्ट समझने वाला है। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो हमारा देश बहुत सांस्कृतिक चीज़ों से बहुत अलग अलग विविधताओं का अलग देश है। सुना ही होगा ये वर्ड, तो ऊपर से लेके नीचे तक, दाएं बाएं सब जगह विविधता है, अलग अलग कल्चर है। इधर नॉर्थ ईस्ट है, इधर गुजरात पड़ जाता है, इधर ऊपर हिमालय पड़ जाता है, नीचे बिल्कुल तमिल लोग आते हैं, साउथ के लोग आते हैं। तो भाषा भी अलग है, कल्चर भी अलग है, सब कुछ अलग अलग है। तो तुम पूरे देश के लिए एक भाषा नहीं कर सकते। तो फिर उस टाइम पर क्वेश्चन उठा कि नहीं, भाषाई आधार पर हर किसी का अलग अलग होना चाहिए। तो नहीं, सरकार बोली थी नहीं, भाषाई आधार पर करेंगे फिर बढ़ जाएंगे, जैसे पहले बटे हुए थे फिर बढ़ जाएंगे। तो इसलिए अब ये दुविधा थी सरकार के पास कि विरोध होने लगे हर जगह पे कि नहीं हमारी भाषा लो, हमारी भाषा लो। तो फिर सरकार ने सोचा कि एक आयोग बनाया जाए, जिसका नाम था धार आयोग, धार कमीशन। तो उससे पूछा गया कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाना सही है। तो ठीक, अब मैं बताता हूँ आगे। 1947 में क्या हुआ, धार आयोग। धार कमीशन, इनसे पूछा गया था क्या भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना सही है। मैंने पहले बताया, जब भी कोई कमीशन का या कमेटी का चयन किया जाता है तो इसलिए क्या जाता है, उसमें विशेषज्ञ लोग जोड़े जाते हैं और हर जगह के लोग लिए जाते हैं, उनसे पूछे जाती है। वो फिर अपनी रिपोर्ट देते हैं, फिर सरकार उसको मान्यता देना दे वो अलग बात है, पर सरकार उसके पहलू को देखती है कि कौन कौन से इन्होंने रिपोर्ट में पहलू रखे हैं, ठीक है। तो फिर इनका आंसर बताइए आपको, पहले में होगा नहीं, ठीक। उसके बाद JBP कमेटी गठन की गई, इतना देख लीजिए, उसके बाद मैं लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद JBP समिति का गठन हुआ। JBP समिति 1948 में, धार आयोग के बाद ही इसका गठन मतलब इन लोगों ने अपनी कमेटी बनाई, आयोग इसमें समिति का, इन्होंने कमेटी। JBP मतलब जवाहरलाल नेहरू, V से वल्लभ भाई पटेल, C से पट्टाभाई सीतारामैया, ठीक है। तो अब इनका जवाब क्या था, इनका जवाब था नहीं। पर इस टाइम पे मद्रास प्रांत के जो श्री पोट्टी रामालू थे,
उन्होंने अनशन पे बैठ गए और फास्ट अनटू डेथ, मतलब आमरण अनशन पे बैठ गए, पर खुदा न खास्ता इनकी मृत्यु भी होगी अनशन के दौरान। तो दूसरा आयोग ये था जो गठन किया गया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया ना जाए। उसका क्या आता है, उसका आता है राज्य पुनर्गठन आयोग। फिर देखते हैं उसकी क्या अनुशंसा रही हैं। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, 1953 में JVP समिति के बाद 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और उसमें 3 सदस्य थी कमेटी, जो भी आयोग था। इसमें क्या था, एक चेयरपर्सन थे न्यायमूर्ति फैजल अली, ठीक है, और उसके 2 सदस्य अलग थे, KM पनिकार और HN कुंगरू, यानी हृदयनाथ कुंगरू। HN मतलब H से हृदय और नाथ, N से नाथ कुंगरू, ठीक है, ये थे इसमें। और ये क्या, तो न्यायमूर्ति थे फैजल अली, ठीक है। तो फिर उन्होंने अपनी 1955 में अपनी सिफारिशें पेश की। तो उन्होंने सिफारिश पेश की, तो उसके बाद जब सिफारिशें पेश की 1955 में सिफारिशें पेश की, फिर सरकार ने क्या किया, 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, जो उस टाइम पे बनाई गई कैटेगरी स्टेट जो बनाए गए थे उस टाइम पे, यानी श्रेणी राज्य, उनको खत्म कर दिया, ठीक। इसको खत्म कर दिया। इसकी जगह पे क्या किया, इसकी जगह पे राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठित किया, ठीक। और उस टाइम पे 14 राज्य थे, राज्य थे, और केंद्र शासित प्रदेश थे 6। 1987 में ऐड किया गया था चंडीगढ़ को, ठीक है। ठीक, 6 ये थे, तो टोटल कितना, 20 था। इसके बाद अब ये किया गया, ये तो हो गया। अब मैं बता देता हूँ कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने क्या क्या सिफारिशें दी। तो पढ़ना में जरूरी है किस किस बात पे, किस बेस पे क्या क्या सिफारिश दी, तो जान जाएंगे तो पता लग जाएगा कि हमारे राज्य का गठन कैसे हुआ, किस बेस पे हुआ, ठीक है। अब देखते हैं इसकी राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें क्या क्या हम ये देख लेते हैं। पहला कि एक राज्य एक भाषा की संकल्पना जायज है। मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो सिफारिशें आई थी 1955 में आई थी। जो 7वां संविधान संशोधन था 1956 का था, जो नेहरू जी लाए थे बाद में, ठीक है, कि उन्होंने श्रेणी राज्य को हटा के केंद्र शासित राज्यों में परिवर्तित कर दिया था। ये मैंने पहले बता दिया भाई, 1955 में है, ये 1955 में आई थी, मैंने लिखा था पहले 1955 में आई थी, और वो 1956 में संशोधन हुआ था, ठीक। एक राज्य एक भाषा की संकल्पना जायज है, मतलब एक राज्य हो और उसकी एक भाषा हो, ये जायज बात है। सामाजिक व सांस्कृतिक आधार पर भी राज्यों का पुनर्गठन कह सकता है। किसी का सामाजिक और सांस्कृतिक बात भी अलग अलग है, तो उनके आधार पर भी राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये इनकी सिफारिश थी। राज्यों को योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने की छूट प्राप्त होनी चाहिए, ये इनका कहना था। केंद्र राज्यों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करे, क्योंकि पता है कि आपके पास केंद्र के पास ज़्यादा पावर है हमारे संविधान के हिसाब से, केंद्र डोमिनेट करता है राज्यों को, इसलिए उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्यों को मदद करनी चाहिए, ना कि उसे हमेशा अपनी पावर का दुरुपयोग करना चाहिए। हमेशा सहकारी संघवाद का पालन करना चाहिए। आगे की लाइन है, सहकारी संघवाद यथासंभव अनुपालन किया जाए, सहकारी संघवाद का पालन किया जाए, ठीक है। यहाँ तो हम खत्म करते हैं इसको। अब आगे मैं थोड़ा सा ये करना चाहता हूँ कि पहले राज्यों की किस तरीके से मांग होती थी, और अब की डेट में अगर ये बोला जाए कि हमें राज्य को 2 हिस्सों में बांट दो, तो उस किस हिसाब से उसकी मांग हो रही है, तो देख लेते हैं एक बार।
ठीक है। तो अब देखा जाता है कि हाँ, पहले कैसे स्वतंत्रता के पश्चात, मैं इसे रफली समझा रहा हूँ क्योंकि समझने वाली चीज़ है। स्वतंत्रता के बाद वो वर्तमान तो आज के डेट में, पहले कैसे मांग होती थी, सामाजिक और सांस्कृतिक, कि हमारी चीज़ों की सुरक्षा कीजिए, हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, इनकी रक्षा कीजिए। अब बात क्या होती है, विकास की, यानी कि क्योंकि इतने साल हो गए आज़ाद हुए, इन्होंने संस्कृतियों से बचा ली पर विकास इनके यहाँ नहीं पहुंचा, क्योंकि बहुत से राज्य ऐसे जैसे बिहार, यूपी, झारखंड, जब बिहार चालू हुआ झारखंड तो उसकी तरक्की हुई थोड़ी सी, और विकास यहाँ तक नहीं पहुंचा। तो विकास जरूरी है। इसलिए आज की डेट में अगर बोला जाता है कि हमारे राज्यों का विघटन कर दीजिए या विखंडन कर दीजिए, तो उसका अलग सिर्फ और सिर्फ और भी बात चीज़ें हो सकती हैं, पर उसमें विकास सर्वोपरि होगा, सबसे ऊपर होगा। अब इन चीज़ों की बहुत कम मांग होती है, इनमें कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि पता है सबकी चीज़ें संस्कृति सुरक्षित है, संविधान सबको अधिकार देता है, और अल्पसंख्यकों को तो विशेष तौर पर। इसलिए ये जो कहा गया है कि ये इतना अब जायज़ नहीं रह गया, ये बहुत जायज़ रह गया, इसकी मांग की जाती है इस टाइम पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे विकास वहाँ तक पहुँचा नहीं था, लोग उसी वंचना में रह गए थे, उसके विकास घटना उनके वंचनाग्रस्त रह गए थे, उसी चीज़ की बात करते थे कि जिसको जो चीज़ नहीं मिलेगी उस चीज़ की बात करेगा। जहाँ विकास, अच्छा जीवन सहन का तरीका, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़िया नहीं होगा, पढ़ाई उच्च स्तर की नहीं होगी, स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल नहीं होगी, तो वो सबको खलती हैं चीज़ें कि नहीं, बहुत संस्कृति वगैरह इन सब की बात कर ली, अब थोड़ी विकास की बात की जाए। अब कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो विकास की बात ना करे। कोई भी ये नहीं कहता कि हमारी चीज़ों को, संस्कृति को समाज में बांट दीजिए, नहीं, वो ये कहता कि राज्य को बांटना है तो इस आधार पर बांटिए कि वो उससे सुनिश्चित हो जाए कि विकास हो। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बड़े राज्य होते हैं, बड़े राज्यों तक पहुंच नहीं हो पाती सरकार की पूर्ण पहुंच नहीं हो पाती। ठीक, छोटे राज्यों में ये पहुंच जो है हो सकती है, पर हर बार ऐसा नहीं होता कि उत्तराखंड भी यूपी से लगभग पूरा ऐसा खास कुछ नहीं हुआ उसमें। तो इसलिए बता रहा हूँ, सरकार की पूर्ण राज्य में पहुंच जाती है। और यहाँ पे क्या बहुत जगह में बटे होता है, डिवीज़न होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, सब डिवीज़न होता है, मतलब अनुमंडल होते हैं, फिर ब्लॉक्स होते हैं। छोटे राज्यों में नहीं होता, ये सब छोटा छोटा होता है। यहाँ के राज्य जिले भी इतने बड़े बड़े होते हैं कि एक राज्य को ले लें अगर देखा जाए तो इतने बड़े बड़े जिले हैं यूपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तो उनके जिले इतने बड़े हैं तो वहाँ तक पहुँच कर पाना बहुत मुश्किल होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट निकलते नहीं अपनी कार्यालय से। तो ये चीज़ें बहुत इसलिए ऐसी मांग होती है। और यहाँ पे हर चीज़ें एक्सेस आराम से होता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, सरकार का एक्सेस आसानी से हो सकता है। इसलिए छोटे और बड़ों की ये बोला जाता है कि राज्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, यही बोला जाता है। इसलिए बड़े छोटे में ये फ़र्क होता है, क्योंकि ये बहुत जगह बटा होता है, डिवीज़न बटा होता है, सब डिवीज़न होता है, फिर उसके बाद होता है ब्लॉक लेवल पे होता है, फिर विलेज होता है। यहाँ बड़े बड़े होते हैं, यहाँ सब छोटे छोटे होते हैं, इसलिए ये अंतर होता है। तो आज की वीडियो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से समझाई गई है, और धीरे धीरे करके सुनेंगे आप, और आप इसको देखेंगे कि हर चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आपको कहीं भी कुछ और किताब देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि पढ़ना है तो थोड़े से आप पढ़ सकते हैं भारत का संविधान, डी वासु की, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको, जैसे मूल अधिकार हो गया, कर्तव्य हो गए, ठीक है, ये राज्य हो गया, नागरिकता आएगा वो हो गया, अगला चैप्टर नागरिकता का ही है, ठीक है, वो हो गया राष्ट्रपति। ये सब चीज़ों को इंपॉर्टेंट को पढ़ ले, सारा कुछ नहीं पढ़ना उसमें, पूरी किताब नहीं पढ़ पाओगे, बहुत मोटी किताब है। बहुत मोटी किताब मतलब ये किताब है, ये। अब देखिए इसमें पेज कितने हैं टोटल, इसमें 560 पेज है लास्ट। आप कितना याद कर लोगे? नहीं कर पाओगे आप। इसलिए जो इंपॉर्टेंट है उसको याद करना ज़रूरी है। तो ठीक है, आगे की वीडियो मैं कुछ दिनों में अपलोड करता हूँ, पर इसको जितना मैंने करवा दिया उसको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। रिवाइज़ नहीं करोगे तो सारी मेहनत बेकार जाएगी, ठीक है। और पेपर भी आते जा रहे हैं, धीरे धीरे नज़दीक होते जा रहे हैं। आप भी अपनी मेहनत कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ, कुछ दिनों में सिलेबस हम कर ले जाएंगे। और इस वीडियो को मैं ही समाप्त करता हूँ, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।